संविधान के अध्ययन के क्रम में आज संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अध्ययन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है वो सीधे जुड़ी है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से। और कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो है पालने से लेकर के मृत्युशैया तक अपने नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखता है, उनके सेवाओं के लिए अपनी नीतियों का निर्धारण करता है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करता है। तो संविधान निर्माताओं ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के भाग 4 में आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया है और आयरलैंड के संविधान ने स्पेन के संविधान से इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया था। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, पहली बात तो अनुच्छेद 36 में इनकी परिभाषा दी गई है कि जब भी राज्य सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों का निर्धारण करेंगे वो भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेंगे, उसके अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण करेंगे। यहाँ पर जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो वस्तुतः अनुच्छेद 13 में जो मूलाधिकारों के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 में राज्य के अंतर्गत आप जानते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, विधायिका, ये सभी पक्ष आ जाते हैं और ग्राम पंचायत स्तर तक। तो वो राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 13 की है। और यहाँ पर जो है अनुच्छेद 37 ये कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय प्रकृति के नहीं हैं, अर्थात यदि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर पाता तो न्यायालय द्वारा इनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात राज्य को बाध्य नहीं कर सकता न्यायालय। यानी ये नीति निर्देशक तत्व इनफोर्सेबल इन नेचर नहीं है, वो फोर्सेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, ये बात बताई गई। तो कुछ राजनीतिक चिंतकों ने कहा कि भाई जो चीज़ लागू ही न की जा सके उसे भारतीय संविधान में उल्लेख करने का फायदा क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है, क्योंकि जो है इसमें लागू करने की जब व्यवस्था नहीं है तो वो केवल जो है संविधान के पन्नों तक सीमित रह जाएंगे। कुछ ने, जैसे केटी शाह एक राजनीतिक चिंतक हैं, उन्होंने तो ये कहा कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के रूप में हैं जिनका भुगतान वस्तुतः बैंक की क्षमता पर निर्भर करेगा। कि भाई 2006 के पहले राज्य काम पाने के अधिकार को नहीं दे पाए थे। अनुच्छेद 41 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत काम पाने के अधिकार का उल्लेख है, लेकिन संविधान लागू होने के 56 वर्ष तक काम पाने के अधिकार को राज्य लागू नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास इतनी आर्थिक क्षमता ही नहीं थी। लेकिन जब जो है 2006 में उन्होंने नरेगा को लागू करके काम पाने के अधिकार को लागू कर दिया। यानी यदि राज्य के पास क्षमता होगी तो वो राज्य ये नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगा। और अधिकांश नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में राज्य सफल रहे हैं, केंद्र सरकार सफल रही है। लेकिन कुछ अब भी, जैसे अनुच्छेद 44 है, उसमें जो है एक समान आचार संहिता की बात कही गई है और उसे आज तक लागू करने में सफलता हासिल नहीं किया है राज्य। तो ऐसी दशा में न्यायालय इन्फोर्स नहीं कर सकता कि आप कॉमन सिविल कोड को लागू करें। अनुच्छेद 37 का उल्लेख यही है। अनुच्छेद 38 इसमें जो है लोक कल्याणकारी राज्य की नीतियों का उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि जो भौतिक संसाधन है वो उनका कहीं अहितकारी संकेंद्रण नहीं होगा। और बाद में एक जो है सब क्लास जोड़ा गया अनुच्छेद 38 में, जिसके तहत ये कहा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कि राज्य अपनी ऐसी नीति, आर्थिक नीति को लागू करेगा जो न केवल
व्यक्तियों के बीच आय और संपत्ति की असमानता को कम करेगा, बल्कि समूहों के बीच भी आय और संपत्ति की असमानता को कम करेगा। यानी जो इनकम एंड प्रॉपर्टी की इनइक्वालिटी है उसको न्यूनतम करने का प्रयास करेगा। लेकिन क्या इस अनुच्छेद को पाने में राज्य सफल रहे हैं? ये प्रश्न भगीरथ प्रश्न है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आज भी जो उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण है वो कुछ औद्योगिक घरानों के पास है, चुनिंदा 2-3% लोगों के पास। ये समझ लीजिए कि आधे से अधिक राष्ट्र के उत्पादन के साधन हैं। तो ऐसी दशा में अनुच्छेद जो 38 का सब क्लास 2 है वो वाकई धरातल पर क्या इसे लागू करने में राज्य सरकारें सफल हुई? तो आप यही कहेंगे कि अभी भी भारत में आय और संपत्ति की असमानता बहुत व्यापक है। इसे लागू करना चाहिए और आय और संपत्ति की असमानता को न्यूनतम करना चाहिए, जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था। देखिए, अनुच्छेद 39 अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसमें बहुत सारे जो है पहले से ही प्राविधान है और संविधान संशोधन द्वारा इसमें अन्य क्लास जोड़े गए, जिसमें जो 39B और 39C है वो इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि वो जो है वो मूलाधिकारों पर भी उनको वरीयता दी गई। अनुच्छेद 39B और 39C में जो प्राविधान है उनको वरीयता दी गई। और दो जो महत्वपूर्ण केस मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा। पहले तो आप समझ लें कि 39 में है क्या। पहला पक्ष ये है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। और आप जानते हैं कि जो सरकारी नौकरी है उनमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है। कोई शिक्षक पद पर महिला हो या पुरुष, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। लेकिन निजी शिक्षण संस्थानों में वहाँ पर आप पर्याप्त भेद देखते होंगे। वहाँ पर जो है समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं उपलब्ध होता है। निजी संस्थानों में या संगठनों में ये लागू नहीं हो पा रहा है, लेकिन राज्य सरकारें निश्चित रूप से महिला और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। दूसरा ये पक्ष है कि जो भौतिक साधन है, उत्पादन के साधन हैं, उनका अहितकारी संकेंद्रण राज्य रोकेगा। और इसके लिए आप देखते हैं कि भूमि सुधार कानून राज्यों ने लागू किए और जो जमींदारी प्रथा थी, लोगों के पास बहुत हजारों एकड़ भूमि थी, वो ले करके लैंड सीलिंग एक्ट के तहत वो जो है ले करके भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराई गई। यानी उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण रोकने के लिए प्रारंभ में ही प्रयास किए गए और भूमि सुधार एक्ट, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट थे, उनको लागू करके ये व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक और व्यवस्था दी गई फ्री लीगल एड की, यानी अक्षमता की दशा में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार ये 39A देता है कि कोई व्यक्ति जो है न्याय पाने की स्थिति में नहीं है या वो जो है विधिवेक्ता या विधि व्यवसायी अर्थात वकील के खर्च को उठा नहीं पा रहा है, तो ऐसे में ये प्राविधान किया गया कि राज्य ऐसे व्यक्तियों को जो अक्षम है न्याय पाने में, उन्हें जो है फ्री लीगल एड यानी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। मूल संविधान में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब ये व्यवस्था दे दी गई है। इसके बाद जो है ये कहा गया कि आजीविका के पर्याप्त साधन, जो आजीविका के पर्याप्त साधन वो उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, तो राज्य सदैव इसके लिए तत्पर रहता है।
वो निजी संगठनों में, सरकारी संगठनों में लोगों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करता है। और यही कारण है कि मनरेगा जैसी योजनाएं जो 2006 से प्रारंभ हुई थी, नरेगा, और बाद में 2009 में मनरेगा हो गई थी, उसे लागू करने का प्रयास किया गया है। ये 39B और C, जैसा कि हमने कहा कि 2 मुकदमे थे। एक तो पहला था चंपकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951, जिसका उल्लेख हमने मूलाधिकार की व्याख्या में जब आधारिक संरचना का सिद्धांत हमने पढ़ाया था उसमें स्पष्ट किया था। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय दिया था कि मूलाधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी जाएगी, और यदि मूलाधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव होगा तो राज्य मूलाधिकारों को वरीयता देगा। लेकिन कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1952 के बाद में न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसके तहत तो उसने ये कहा कि 39B और 39C को लागू करने में यदि मूलाधिकार बाधा बनते हैं, क्योंकि उस समय अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार था, और यहाँ पर 39B ये कहता है कि भौतिक संसाधनों का नियंत्रण एवं स्वामित्व इस प्रकार होगा कि वो जो है सर्वसाधारण के लिए हितकारी हो। लेकिन यहाँ पर जब जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू किए जा रहे थे, लैंड सीलिंग एक्ट लागू किए जा रहे थे, तो लोग अपने मूलाधिकारों की बहाली के लिए न्यायालय जा रहे थे। तो ऐसे में कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य के बाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने में यदि मूलाधिकारों के साथ विरोध होता है तो 39B और 39C मूला अधिकारों पर वरीयता प्राप्त करेंगे, अर्थात भौतिक साधनों का नियंत्रण एवं स्वामित्व इस प्रकार होगा जो सर्वसाधारण के हित में हो। अर्थात कहीं ऐसा नहीं होगा कि फिर कि कोई भूखों मरे और कोई खा के मरे, या कोई जो है बिक जाने के लिए मजबूर हो जाए और कोई जो है खरीद लेने की क्षमता हासिल कर ले। तो यहाँ पर दूसरा 39C है, जैसे धन एवं उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो ये दोनों अनुच्छेद वो वरीयता प्रदान कर दी गई। इसके अतिरिक्त 39 के एक सब क्लॉज में कहा गया कि श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा पर भी राज्य ध्यान रखेगा। कोई ऐसी व्यवस्था न हो जो श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य के विपरीत हो। ये अनुच्छेद 39 अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों, और इसको इसीलिए वरीयता प्रदान की गई है। देखिए यहाँ पर जो समाजवादी दर्शन है, बहुत सारे अनुच्छेद वो समाजवादी दृष्टिकोण को हमारे देश में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, समाजवादी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आय और संपत्ति की असमानता का मामला हो या समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला हो। ये सभी समाजवादी व्यवस्था की ओर इंगित कर रहे हैं। दूसरा, एक गांधीवादी दर्शन का भी पक्ष लेकर के ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व चल रहे हैं। जैसे महात्मा जी का एक सपना था ग्राम स्वराज्य का, वो ग्राम स्वराज्य में राम राज्य देखते थे, तो उन्हीं के प्रभाव में आकर के एक अनुच्छेद 40 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे और उन्हें ऐसी शक्ति एवं साधन प्रदान करेंगे कि वो स्वायत्त शासी इकाइयों के रूप में काम कर सके। लेकिन साथियों 1992 तक ये जो ग्राम पंचायतें थी उनमें इतनी ना तो शक्ति थी ना उनके पास साधन थे, अतः वो दृष्टिकोण पूरा नहीं हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए 92वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा अनुच्छेद 243 के उप अनुच्छेदों में और भाग 11
ए में पंचायतों की एक व्यापक व्यवस्था दी गई। साथ में 11वीं अनुसूची जोड़ करके ग्राम पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख करके आज जो है आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायतों ने ग्रामीण भारत में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। वहाँ पर स्वच्छ ग्रामीण सड़कें, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, वहाँ पर प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता, ग्राम पंचायत अपनी शक्ति और साधनों का भारतीय ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज का ग्रामीण भारत 1992 के पूर्व के ग्रामीण भारत से बिल्कुल भिन्न है और वहाँ ये देखा जा सकता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें, अनुच्छेद 40 को लागू करने में राज्य सरकारें बहुत सफल रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 41, यहाँ पर काम पाने के अधिकार की बात आ रही, फिर वही समाजवादी दृष्टिकोण है। काम पाने का अधिकार, राइट टू वर्क, ये कभी 2006 के पहले वो केवल संविधान की शोभा मात्र था, लेकिन जैसे ही ये नरेगा 2006 में आया और उसके द्वारा काम पाने के अधिकार को लागू किया गया और काम न मिलने की स्थिति में लोगों के भत्ते की व्यवस्था कर दी गई, तो ये एक बड़ी उपलब्धि कहिए। महात्मा जी का भी यही दर्शन था और ये शायद यही है कारण है कि नरेगा को फिर जो है महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा गया और 2009 में ये मनरेगा कर दिया गया। तो काम पाने के अधिकार को अब जो है सभी लोगों को उपलब्ध कराया गया है और यदि एक निश्चित सीमा तक उन्हें काम नहीं मिलता तो उन दिनों के लिए वो राज्य उन्हें भत्ता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 42, देखिए यहाँ पर राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है कि जो काम की मानवोचित दशाएं कि वो जो है न्याय संगत दशाएं हो, ऐसी दशाएं न हो कि कामगार को न तो जो है स्वच्छ जल उपलब्ध हो या जो है वहाँ पर काम की ऐसी अमानवीय दशाएं हो जिससे वो कामगार रोगग्रस्त हो जाए। तो ये व्यवस्था की गई कि काम की मानवोचित दशाएं जो मानव के लिए उचित हो वो लागू किया जाएगा। और साथ में एक बहुत बढ़िया प्रश्न ये है कि मातृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को मातृत्व किसी नारी का अत्यंत गौरवपूर्ण अधिकार है और शायद वही सृष्टि का आधार है। पहले आज भी कुछ निजी संगठनों में मातृत्व अवकाश जैसी बात नहीं है। अगर वो जो है प्रसव के उपरांत तो वो काम करने में अक्षम है निजी संगठनों में, तो उसे वेतन उपलब्ध नहीं होता। लेकिन केंद्र अथवा राज्य सरकार सवैतनिक वो 6 महीने का मातृत्व अवकाश देती है, सवैतनिक। तो ये व्यवस्था कायम करने में सरकारें सफल रही हैं। इसके बाद जो है अनुच्छेद 43 है, वो ये कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, उचित जीवन स्तर, ये उल्लेख करता है। समाजवादी दृष्टिकोण ही कह लीजिए इसमें। अनुच्छेद 43 में गांधीवादी दर्शन और समाजवादी दृष्टिकोण दोनों के दर्शन होंगे आपको। पहली बात तो निर्वाह योग्य मजदूरी कि मतलब ऐसी जो है ऐसा पारिश्रमिक राज्य देगा जो मानवोचित हो और वर्तमान महंगाई की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हो। और यही कारण है कि राज्य और केंद्र सरकार की जो नौकरी होती है उसमें आप देखते हैं कि वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष एक बार वेतन वृद्धि तथा वो महंगाई दर के हिसाब से उन्हें महंगाई भत्ता 2 बार दिया जाता है। ये व्यवस्था अनुच्छेद 43 में उल्लेखित व्यवस्था के ही अनुरूप है। साथ में एक यहाँ पे दर्शन है कि राज्य लघु एवं कुटीर उद्योगों, हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देगा, क्योंकि इसमें जो है रोजगार के अवसर पर्याप्त होते हैं। जो बड़े
उद्योग होते हैं वो पूंजीवादी तरीके से होते हैं, मशीनीकृत होते हैं। एक मशीन वो हजारों सैकड़ों लोगों का काम निपटाती है। लेकिन लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं उनमें लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। महात्मा गांधी का यही दृष्टिकोण था कि जो है वो, चूंकि उन्होंने देखा था कि जो हथकरघा उद्योग है, चरखा कैसे वो क्रांति का आधार बन रहा था और चरखा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा था। तो लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रेरित करेगा। लेकिन शायद इस उद्देश्य को पाने में सरकार बहुत सफल नहीं रही, क्योंकि आज जो झुकाव दिख रहा है वो बड़े बड़े उद्योगों की ओर दिख रहा है और एक मशीन वो हजारों लोगों के कार्यों को निष्पादित करती है, जिससे बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है। लोगों मेरी बेरोजगारों की संख्या, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार हो या शिक्षित बेरोजगार हो, सबकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस दृष्टि से लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से लघु और कुटीर उद्योग शायद अधिक उपयोगी साबित होंगे, जो राम राज्य का सपना था, गांधीवादी ग्राम स्वराज्य का सपना था। अनुच्छेद 43A, जैसे अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 43A और 48A, ये 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। 43 ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की या कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा राज्य। तो यहाँ पर जो है, जो यूनियन होते हैं, लेबर यूनियन होते हैं, उनको एक प्रकार की ये संवैधानिक मान्यता दी गई है कि वो जब भी प्रबंध तंत्र नीतियां बनाएगा, कोई निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, तो वो जो है, जो कर्मचारी वर्ग है उनके जो यूनियन है, कर्मचारी यूनियन है, उनके विचारों को भी ध्यान में रखेगा और उसके तहत नीतियों का निर्धारण करेगा। अन्यथा की स्थिति में प्रबंध तंत्र केवल अपने हित को ध्यान में रखेगा और जो है जो कर्मकार है उनके हितों को नजरअंदाज करेगा। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया और यहाँ पर जो श्रमिक संगठन होते हैं वो कार्य कर रहे हैं, उनको जो है समान मान्यता दी गई है। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 आप जानते हैं, एक समान आचार संहिता की बात कहता है। ये कहता है कि राज्य यथाशीघ्र देश में एक समान आचार संहिता लागू करने का हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन इसको हासिल करने में सरकारें अब तक असफल रही हैं। वो जो है समान नागरिक संहिता की बात वो जो है डाली जाती है, राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन के समय रखा जाता है, लेकिन अभी तक इसे लागू न कर पाना ये राज्य की विफलता कहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी अलग अलग कानून हैं। हिंदुओं की महिलाओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, विवाह और विवाह विच्छेद संबंधी कानून हिंदू महिलाओं के लिए अलग है, जबकि आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरीयत कानूनों के अंतर्गत वो विवाह और विवाह विच्छेद जैसे कानून हैं। 3 तलाक का मुद्दा बहुत चर्चित रहा, हालांकि बहुत इसमें अब सेफ्टी दी गई है, न्यायालय ने भी दिया है और सरकारों ने भी दिया है, लेकिन फिर भी जैसा कि एक मुस्लिम पुरुष 4 महिलाओं से शादी करने के लिए वो उसको छूट दी गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरीयत कानूनों के तहत। तो ये जो है एक समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड को लागू न कर पाना राज्यों की असफलता ही कहिए, और आशा की जानी चाहिए कि शीघ्र ये जो संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत में भी एक समान आचार संहिता की व्यवस्था होगी, वो लागू होगी। नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में इसे लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 45 महत्वपूर्ण है और इसको लागू करने में सरकारें पूर्ण रूप से सफल रही हैं।
अनुच्छेद 45 ये कहता है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और पहले चूंकि ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के पूर्व कोई ये नहीं कह सकता था कि हमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व वो प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय द्वारा, उन्हें प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। वो तो हमने जैसा पहले ही बताया कि एक ऐसे चेक के रूप में है जिसका भुगतान वो जो है राज्य रूपी बैंक की क्षमता पर निर्भर है। लेकिन जब आज़ादी के बाद राज्य की क्षमता हासिल हुई और जो है माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रगतिशील निर्णय भी सुनाए गए कि एक शिक्षित व्यक्ति का जीवन ही मानव गरिमा से युक्त जीवन माना जा सकता है, तो अंततः संसद ने 86वें संविधान संशोधन 2002 पारित करके भाग 3 के अनुच्छेद 21A में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान कर दिया 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। और आप जानते हैं RTE एक्ट 2009 द्वारा अब 1 अप्रैल 2010 से ये सभी के लिए ये निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो अब ये मूलाधिकार हो गया है और इसे लागू करने में पूरी तरीके से राज्य सफल रहे हैं। अनुच्छेद 46 पे आते हैं। 46 निर्देश देता है कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, उनके उत्थान और उन्नयन के लिए राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा। तो आप जानते हैं कि इसके लिए सरकार सदैव प्रयास करती रहती है। कई अधिनियम है, जैसे नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 का है जो अस्पृश्यता का निवारण करता है। इस समुदाय के लोगों को भी समान रूप से जीने का अधिकार देता है। सरकार जो है संविधान के अंतर्गत थी, वो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता तो उपलब्ध होती ही है। इस वर्ग के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था जैसे आर्टिकल 16 के सब क्लास 4 में और 16 का सब क्लास 4A वो जो है पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था पहले की गई थी। तो SC ST के उत्थान और उन्नयन के लिए सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं। अनुच्छेद 47 ये कहता है कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य है भारत, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, और एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख ध्येय होता है कि लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा करे। लोक स्वास्थ्य बना रहेगा तो स्वस्थ समाज ही हमारे राष्ट्र की ताकत बनता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों की एक लंबी श्रृंखला है जहां पर एम्स जैसे संस्थाएं हैं सरकार द्वारा संचालित हैं और वो जो है लोक स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। एक बड़ा कदम उठाया 2005 में उठाया गया जब NRHM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 की शुरुआत की गई और लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। तो एक बड़ी उपलब्धि कह लीजिए कि जो हमारा NRHM है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, वो अनुच्छेद 47 को चरितार्थ करता है, लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 48 ये कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देगा। इसमें आप देखते हैं कि चाहे मृदा परीक्षण की बात हो या जो है पशुपालन के क्षेत्र में उन्नत जो है नस्ल उन्नयन हो दुधारू पशुओं का, हर क्षेत्र में सरकार प्रयास करती है कि चाहे कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीजों का हो या मामला यंत्रीकरण का हो या सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो, सभी में सरकारें प्रयास करती हैं और सब्सिडी देती हैं कि जो है भारत का जो ये कह लीजिए कृषि प्रधान राष्ट्र भारत में कृषि चूँकि आज भी आजीविका का बड़ा साधन है और
पशुपालन उससे सीधा जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये प्राथमिकता के आधार पर राज्य द्वारा किया जा रहा है कि कृषि का उन्नयन, उसमें तकनीकों का प्रसार, साथ में पशुपालन की वैज्ञानिक विधियों को जो है प्रश्रय दिया जा रहा है। एक पुनः मैं जोड़ दूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 48A भी जोड़ा गया था, 39A, 43A और 48A। इसमें ये कहा गया है कि राज्य पर्यावरण, वन, वन्य जीवों, झीलों आदि की सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करेगा। तो आप जानते हैं कि जो है आरक्षित बायो रिजर्व क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए जाते हैं जहां पर मानवीय गतिविधियों को रोका जाता है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क जैसी व्यवस्था राज्य और केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो इस दृष्टि से अनुच्छेद 48A वो जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको भी सरकारें हासिल करने में बहुत हद तक सफल हुई हैं। अनुच्छेद 49 को देखते हैं कि जो राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के भवन हैं, स्मारक हैं, उनकी सुरक्षा का निर्देश है। राज्य राष्ट्रीय महत्व के और ऐतिहासिक महत्व के भवनों को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि चाहे ऐसे स्मारकों की मरम्मत हो, उनके रखरखाव की व्यवस्था हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, राज्य इस पर शिद्दत से काम करते, चाहे वो ताजमहल हो या अन्य कोई जो है राष्ट्रीय महत्व का भवन हो, उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकारें पर्याप्त ध्यान देती हैं। इस अनुच्छेद को भी लागू करने में सरकारें पूरी तरीके से सफल रही हैं। एक अनुच्छेद 50 है जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ पावर सेपरेशन राजनीति विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसमें एक कहा गया था कि जो कार्यपालिक शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, अगर किसी एक ही संगठन या किसी व्यक्ति में ये तीनों शक्तियाँ आ जाएंगी तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बाधित होगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में संविधान के अंतर्गत जो व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है वो बाधित हो सकती है। तो यहाँ पर यही निर्देश है राज्य को कि न्यायिक शक्ति को कार्यपालिक शक्ति से पृथक करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो उस समय ICS के जो अधिकारी होते थे, कलेक्टर को अनेक न्यायिक शक्तियाँ भी हासिल थी। यद्यपि आज भी DM को जो जिलाधिकारी होता है उनका कोर्ट होता है, बहुत सारे राजस्व मामलों में उनके न्यायिक निर्णय होते हैं, न्यायिक प्रकृति के होते हैं और इसको पृथक किया जाना चाहिए। इस ओर जो है राज्य को ध्यान देना चाहिए कि कार्यपालिक जो शक्तियां हैं वो न्यायिक शक्तियों से पृथक रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण और अंतिम अनुच्छेद हम कहेंगे अनुच्छेद 51। आप देखिए दुनिया के किसी भी देश में ये व्यवस्था नहीं है संविधान के अंतर्गत कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना, इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी को भी विस्तारित करें। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं की व्यापकता को देखिए कि उन्होंने जो सदियों से वो भारत का सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये धरा ही हमारा घर है और यहाँ के निवासी हमारे बंधु बांधव हैं। जो दर्शन है भारत का जियो और जीने दो, वो आज भी हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंतर्गत उसकी व्यवस्था करके चरितार्थ करने का प्रयास किया है। दुनिया के किसी भी देश में शायद ही उसके संविधान में ये बात कही गई हो कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना को लाने का प्रयास करेंगे। आप किसी भी देश के संविधान में ये उल्लेखित नहीं है। उल्टे उनके संविधानों में तो ये है कि जो है राज्य अपने क्षेत्र के विस्तार हेतु सदैव निरंतर प्रयास करेंगे, पड़ोसी के भी क्षेत्र को जो है खींच लेंगे। ऐसी तक व्यवस्थाएं वहां पर दी गई। लेकिन हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने तो यही कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना
का ध्येय लेकर के हम चलेंगे और अपना जो दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम उसको हम लेके चलेंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो पक्ष थे अनुच्छेद 36 से 51 उनकी मैंने व्याख्या की है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक और टॉपिक जोड़ना चाहूँगा, मूलाधिकारों और जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन की बात। आप जानते हैं कि जो आधारिक लक्षणों का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में दिया गया था, उसमें एक बात कही गई थी कि जो मूलाधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन और सामंजस्य वो भारतीय संविधान का आधारिक लक्षण है, अर्थात तो ये इसको मिटाया नहीं जा सकता। तो ये हमारा बेसिक फीचर्स है और इस संतुलन को कायम करना है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अंतर का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मूलाधिकार वस्तुतः भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। वो जो है विचार अभिव्यक्ति की बात हो, चाहे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संघ संगठन बनाने की बात हो, निरायुध सम्मेलन की बात हो, तो ये सब बहुत हद तक राजनीतिक लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसा कि अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसका आधार सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र न हो। वो व्यक्ति क्यों अपने संविधान पर या अपने राष्ट्र पर गर्व करेगा जो निरंतर कचोटने वाली गरीबी से त्रस्त है, भुखमरी से त्रस्त है। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व वही दो बातें पूर्ण करते हैं कि भाई सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र भी लाया जाए। अनुच्छेद 44 कहता है कि भाई चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके लिए, चाहे हिंदू महिलाएं हो या मुस्लिम बहनें हो या अन्य किसी समाज की हो, सबके लिए एक समान आचार संहिता को लागू किया जाए। तो ये हमारा एक सामाजिक लोकतंत्र का आधार ही बनता है। एससी और एसटी या अदर वीकर सेक्शन के लिए जो निर्देश है कि राज्य उनके उत्थान उन्नयन के लिए प्रयास करेगा, तो वो वस्तुतः सामाजिक लोकतंत्र का ही निर्देश है। और आर्थिक लोकतंत्र की तो बहुत स्पष्ट व्याख्या आप देख रहे हैं, चाहे वो अनुच्छेद 38 का सब क्लास 2 हो, उसमें कहा गया आय और संपत्ति की असमानता का जो है अहितकारी, वो आय और संपत्ति की असमानता को न्यूनतम रखेगा राज्य। स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। ये सभी पक्ष आप देख रहे हैं वो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना ही करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र की भाई धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं किया जाएगा। यही नहीं, ये कहा गया कि अक्षमता की दशा में राज्य ही वो 39A के तहत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो आप देख रहे हैं कि मूलाधिकार जहां वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इसके बाद जो है आप जानते हैं कि भाग 3 में वर्णित मूलाधिकारों के उल्लंघन की दशा में न्यायालय में अपील करके वो जो है उस मूलाधिकार को जिसका उल्लंघन हुआ है, न्यायालय उसको इन्फोर्स कर सकता है, उसे लागू कर सकता है। और जो ऐसी गलती किया जिसकी गलती के चलते किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के मूलाधिकारों का हनन हुआ, उसको वो दंडित भी कर सकता है। यानी इन्फोर्सेबल इन नेचर एंड पनिशेबल इन नेचर। मूलाधिकार जो है वो प्रवर्तनीय प्रकृति के हैं और दंडनीय प्रकृति के भी हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर राज्य इन्हें लागू नहीं कर पा रहा है, जैसे आज तक अब आप देख रहे हैं कि लगभग 74-73 वर्ष जो है हमारे संविधान के लागू हुए हो चुके हैं, और अभी भी जो है एक समान आचार संहिता जो अनुच्छेद 44 की है
वो लागू नहीं हुई, तो ऐसे में कोई भी अपील नहीं कर सकता कि भाई इसे क्यों नहीं लागू किया गया, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो इन्फोर्सेबल इन नेचर नहीं है। तो लोगों ने कहा कि भाई जब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता तो लागू करने व्यवस्था करने की जरूरत थी क्या थी। तो इसके पीछे साथियों, चूंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर लगातार कोई सरकार उसे जो है इन तत्वों को ध्यान में नहीं रखेगी तो फिर जनता चुनाव के समय ऐसे राजनीतिक दल को ध्यान में रखेगी और उससे जो है पुनः सत्ता में आने का अवसर ही नहीं देगी। तो हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने यही कहा था कि भले वो इन्फोर्सेबल इन नेचर न हो, लेकिन इन निदेशक तत्वों के पीछे जन भावनाएं हैं और यदि कोई जो है सत्तारूढ़ दल वो जन भावनाओं को लगातार नजरअंदाज करता है तो अंततः चुनाव के समय उससे जो है जनता स्वयं समझ लेगी। तो ये दूसरा अंतर है साथियों। इसके बाद जो है मूलाधिकार जहां नकारात्मक स्वरूप के हैं कि राज्य को ये नहीं करना है, वहीं राज्य के नीति निदेशक तत्व सकारात्मक स्वरूप के हैं, वो निर्देश देता है कि राज्य ये करे। और साथ में अब ये हम कहेंगे एक अंतर कि भाई जहाँ तक मूलाधिकार है तो मूलाधिकार वो भारत भूमि तक या भारत के नागरिकों के लिए, और कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो भारत भूमि पर अन्य देशीय लोगों के लिए भी उपलब्ध है मूलाधिकार। तो वो लेकिन जो है वो नेशनल बाउंड्री के अंतर्गत है मूलाधिकार। लेकिन आप देख रहे हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व वो केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 51 तो ये कहता है कि राज्य वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को कायम करने का निरंतर प्रयास करेगा। और इस तरीके से ये हमारा चौथा अंतर आप देख सकते हैं। और एक अंतर ये भी कह सकते हैं कि यद्यपि मूलाधिकार वरीयता प्राप्त है और उनको बहुत सम्मानजनक स्तर दिया गया है, क्योंकि मूलाधिकारों को एक प्रकार से मानवाधिकारों से जोड़ा गया है और ऐसे अधिकारों के बिना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जब 39B और 39C का प्रश्न आएगा तो मूलाधिकारों को वरीयता नहीं प्रदान की जाएगी। आज का जो है ये हमारा भाग 4 वो पूर्ण होता है। परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। साथियों, आपको निश्चित रूप से हमारा आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लोगों के सकारात्मक जो कमेंट है उनकी अपेक्षा के साथ आज की विदाई लेता हूँ। आज बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।